अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हम लोग बात कर रहे थे कि क्रॉस वैलिडेशन पे, और मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा हुआ था जब हम उसको आगे बढ़ा रहे थे कि ट्रेन टेस्ट स्प्लिट जो है वो नॉर्मली होल्ड आउट मेथड, कुछ स्टूडेंट सही आंसर दिया था होल्ड आउट मेथड के लिए। तो ये भी हम बात ही जो है वो होल्ड आउट पहला ही मेथड आगे की तरफ परसू करने जा रहे हैं। तो उसके लिए इसने यहाँ पे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को यहाँ पे लिया। तो ये तो हमें आता है, लिहाजा मैं उसको क्विकली आगे। ये फोल्ड मेथड है, ठीक है। यहाँ पे देखें, होल्ड आउट मेथड के लिए ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कर लिया है। उसके बाद के फोल्ड मेथड, लीव वन आउट, लीव पी आउट, शफर्ड, स्प्लिट और स्ट्रेटिफाइड के फोल्ड। तो ये कुछ मेथड एक दूसरे के ऑफशूट हैं। लीव वन आउट का ऑफशूट लीव पी आउट। शफल्ड स्प्लिट का मतलब है कि आपने शफल करना है और स्प्लिट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट भी करना है। स्ट्रेटिफाइड के फोल्ड और के फोल्ड मेथड। अब अगर हम ये सारी चीज़ें इनिशलाइज करने के बाद आगे जाएं, तो सबसे पहला मेथड इसने अब यहाँ बताया कि पहले आप डेटा को रीड करें, उसको सेपरेट करें, जो हम करते रहे। तो ये डायबिटीज़ का डेटा इसने रीड किया यहाँ से। उसके बाद उसको उसकी परफॉर्मेंस यहाँ पे देख ली है। तो हमें अभी यहाँ पर अगले पार्ट पे हम जंप कर रहे हैं कि डायबिटीज़ के अंदर हमने डेटा जो है वो x1 में अलग कर लिया, और डायबिटीज़ में y1 में अलग करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आया है वो x1 और y1 को हमने x, लेकिन पहला मेथड है फर्स्ट मेथड, और लिखा हुआ है हेडिंग में होल्ड आउट मेथड। होल्ड आउट मेथड में आपने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट का मेथड अप्लाई किया, और x1 y1 टेस्ट साइज और रैंडम स्टेट आपने दिया यहाँ पे, जो आप करते रहे। और लॉजिस्टिक रिग्रेशन का मॉडल आपने यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। जब आप ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कर रहे होते हैं तो नॉर्मली आप फिट भी खुद कर रहे होते हैं, और फिर उसके बाद मॉडल स्कोर, या लेकिन डायरेक्ट मॉडल स्कोर भी लिखा जा सकता है और प्रिडिक्ट करके मॉडल स्कोर भी लिखा जा सकता है। दोनों मेथड वैलिड हैं। इन्होंने मॉडल डॉट स्कोर को डायरेक्ट कर लिया है, एक्स टेस्ट कॉमा वाई टेस्ट, और लेके जो रिजल्ट्स यहाँ पे ले लिया, और रिजल्ट की एक्यूरेसी जो है यहाँ पे मालूम कर ली। जो एक्यूरेसी इन्होंने निकाली है वो 74.46 आई है, और ये इतनी बहुत अच्छी एक्यूरेसी नहीं है। तो द स्प्लिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट, लास्ट लाइन पढ़ रहा हूँ, द स्प्लिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इफ इट गोज रॉन्ग इट कैन लीड टू मॉडल ओवरफिटिंग और अंडरफिटिंग। ठीक है, अगर ये सही तरीके से स्प्लिट नहीं हुआ है तो ऑप्शन ये भी है कि ये आपको ओवरफिटिंग या अंडरफिटिंग की तरफ लेके जाए। द प्रॉब्लम कैन बी रेक्टिफाइड यूजिंग द रीसैम्पलिंग मेथड, यानी दोबारा से आप सैम्पल करें और उसके बाद किसी और जगह के ट्रेनिंग सेट को पिक कर लें। तो रिपीटेड ट्रेन टेस्ट है ना, वो यही था यहाँ पे रिपीट स्प्लिट का मेथड। तो उस बेसिस के ऊपर आपने यहाँ पर अच्छा जी, के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन भी हम देख चुके हैं। तो के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन के सारे प्रोसीजर अभी थोड़ी देर पहले हमने देखे। तो के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन का जो मेथड है वो आपने इम्प्लीमेंट किया था, वही हमें आप इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। मॉडल डॉट सिलेक्शन, देखिए मॉडल डॉट सिलेक्शन के फोल्ड का मतलब, अगर आप वहाँ पे मॉडल डॉट सिलेक्शन के फोल्ड कर चुके तो डायरेक्ट के फोल्ड लिखिए अब यहाँ पे। तो इस तरह से आप यहाँ पे इसको किया जा सकता है, ठीक है। चलो मैं अपने इंटरनेट स्विच करता हूँ ताकि आवाज़ आपको क्लियर हो जाए। जी सर। और आपने बता दिया कि जो के फोल्ड है इसमें 10 स्प्लिट, ज़रूरी नहीं 10 करें, आप 8 कर लें, 7 कर लें। ये ना परसेप्शन डेवलप कीजिएगा कि हर दफ़ा हम 10 ही करते हैं। यहाँ पे अभी मैं आपको 8 कर देता हूँ ताकि आपका रिजल्ट जो है वो 8 पे आ जाए। रैंडम स्टेट आपकी जो मर्जी नंबर लिख लीजिए यहाँ पे। तो उस बेसिस पे के फोल्ड जो है वो जनरेट हो जाएगा। के फोल्ड जनरेट हो गया, उसके बाद आपने लॉजिस्टिक रिग्रेशन का जो है वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिज़ाइन कर लिया। उसके बाद आपने क्रॉस वैलिडेशन स्कोर में गए, और डिफ़ॉल्ट जो है वो एक्यूरेसी ही है इसकी, तो आपने इसकी एक्यूरेसी को जो है पिक कर लिया यहाँ पे। पिक करने के बाद आपने दिया क्या, देखिए मॉडल फोल्ड के फोल्ड, जो आपने मॉडल इस्तेमाल करना है लॉजिस्टिक रिग्रेशन। फिर वो डेटा जो आप इस्तेमाल करेंगे x1 y1,
और उसके बाद CD को बता दिया, यानी जो इसके कीवर्ड है उसको बता दी, के फोल्ड का मेथड इस्तेमाल करो जिसमें 8 स्प्लिट्स करने हैं आपने। तो इस बेसिस पे आपके पास रिजल्ट्स के फोल्ड के अंदर कुछ एक्यूरेसी के डिफरेंट रिजल्ट्स आ जाएंगे, जो मैंने अभी आपको शो किए थे। उसका मीन ले लिया आपने, मीन ले लेंगे तो आपको फाइनल एक्यूरेसी आ जाएगी। तो जब ये इस डेटा के ऊपर किया गया है तो वो कहता है कि इसकी एक्यूरेसी 76.95, द मीन एक्यूरेसी ऑफ द मॉडल यूजिंग द के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन इज 76.95%, which is better than 74% we achieved in the whole dot validation. whole dot में हमने 74% हासिल किया था, अब हम 76% अचीव कर बैठे हैं। तो क्रॉस वैलिडेशन के कुछ इश्यूज हैं वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। तो कहता है स्ट्रेटिफाइड के फोल्ड, यानी अभी हमने सिर्फ के फोल्ड मेथड यूज किया था, अब स्ट्रेटिफाइड के फोल्ड मेथड की तरफ मूव कर रहे हैं। तो के फोल्ड और स्ट्रेटिफाइड के फोल्ड का जो प्रोसीजर है वो सेम है, सिर्फ स्ट्रेटिफाइड के फोल्ड एक बात का ख्याल रखता है कि आप जो डेटा को स्प्लिट करते हैं, यानी यहाँ पे आपने कहा कि मैं यहाँ पे डेटा को स्प्लिट करूँगा, तो वो इस बात की श्योरिटी देता है कि जो ट्रेन, क्योंकि इसमें से बाद में कुछ डेटा ट्रेन बनाया जाएगा, कुछ टेस्ट बनाया जाएगा, इसमें से जो कुछ ट्रेन बनाया जाएगा टेस्ट, इसमें से कुछ, तो वो ये श्योरिटी देता है कि जो ट्रेन और टेस्ट डिज़ाइन होंगे इसमें जो तोड़े जाएंगे तो उसमें इक्वल जो 0 और 1 वाले हैं वो इक्वल रखे जाएंगे। यानी अगर मैं इसको रीड कर दूं तो कहता है स्ट्रेटिफाइड के फोल्ड अप्रोच इज अ variation of the K-fold cross validation that return stratified fold, that is each set contain approximately the same ratio of target label as the complete data। यानी जो टारगेट लेबल है, अच्छा सॉरी जो मैं कह गलत था, यानी जो डेटा यहाँ पे डिवाइड हो रहा है इसके अंदर, अब ये जो पहला पोर्शन है इसके अंदर एक टारगेट लेबल होगा, इसके अंदर भी टारगेट लेबल होगा, इसके अंदर भी टारगेट लेबल होगा, जो भी डिवाइड किया आपने। तो इसमें जो टारगेट लेबल है, जितने 1 और 0 इसमें होंगे उतने ही 1 और 0 इसमें भी होंगे, उतने ही 1 और 0 इसमें भी इसमें। तो ये कोशिश ये करता है स्ट्रेटिफाइड कि आपके पास डेटा को बैलेंस रखे एज विद रिस्पेक्ट टू टारगेट क्लास। तो इस बेसिस के ऊपर जो है वो यहाँ पर इसने स्ट्रेटिफाइड, और ये ज़्यादा पॉपुलर है एज कम्पेयर टू, क्योंकि अगर ट्रेन और टेस्ट जो है वो जो है वो मतलब हर क्वेश्चन में इक्वल ना हो, तब भी बायसनेस की चांसेस है बढ़ने की, बायसनेस जो है वो हो सकता है। तो कहता है के फोल्ड, अभी इम्प्लीमेंट कैसे होगा, ये तो आसान है। के फोल्ड स्ट्रेटिफाइड के फोल्ड, इसलिए देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ स्प्लिट 3 की, बाकी सब कुछ सेम है। रैंडम स्ट्रिट बता दिया उसकी जो देखिए रैंडम स्ट्रिट अभी भी 100 है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो है वो अप्लाई कर रहे हैं हम, मॉडल सिलेक्शन क्रॉस वैलिडेशन स्कोर हमने यूज़ किया और एक्यूरेसी इसकी हासिल कर ली। तो इस बेसिस पे जो हमें एक्यूरेसी इसकी मिल रही है वो 76.96 है, पहले भी तकरीबन इतनी मिली थी 76.95, और अब हमें इसका मतलब है कि हमारा जो सिंपल के फोल्ड था उसने भी कोई बहुत बुरा डेटा डिवाइड नहीं करके दिया था हमें, इसकी वजह से हमारा स्ट्रेटिफाइड के फोल्ड का रिजल्ट भी उतना ही आ रहा है जितना हमारे इसका रिजल्ट जनरेट कर रहा है। तो स्ट्रेटिफाइड के फोल्ड और जबकि रिजल्ट चेंज होता है, लेकिन सब स्ट्रेटिफाइड के फोल्ड और जो हमारे पास के फोल्ड है दोनों के रिजल्ट ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, तो ये मैं आपका सवाल नहीं समझ सका, अगर इसको सही तरीके से अगर आप पूछ लें तो मैं जवाब दे सकूँगा। मैं पूछ रहा इसमें HR क्या का मतलब क्या है, NM का मतलब क्या है, तो ये मैं ज़रा कन्फ्यूज। अच्छा जनाब, तो ये तो आप समझ 3 मेथड समझ आ गए। यानी के फोल्ड में देखिए मैं आपको दोनों की वाज़ेह फ़र्क बता दूँ डायग्राम बना के, कि अगर आपने सिंपल के फोल्ड मेथड यूज़ किया है तो वो ये कहता है के फोल्ड मेथड कि जो पार्टीशन आपने की है इसकी हर पार्टीशन का अपना आप एक वो होगा ना, क्या नाम है, टारगेट क्लास होगा। यानी इसकी भी टारगेट क्लास होगी, इसकी भी टारगेट क्लास होगी, इसकी भी टारगेट क्लास होगी, इसकी भी टारगेट क्लास होगी। तो हो सकता है कि इसमें इस टारगेट क्लास के अंदर अगर हमने जो स्प्लिट किया है 100 डेटा है, तो हो सकता है कि 0 की तादाद यहाँ पे 60 हो और 1 की तादाद जो है वो 50 हो। तो यहाँ पर जो अगर के फोल्ड कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि इस वाले में भी यही रेशियो होगा। हो सकता है कि यहाँ पर 0 की तादाद जो है वो 35 हो और 1 की तादाद जो है वो यकीनन 65 हो जाए।
ये ज़्यादा हो गया ना, 40 होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से ये अब टारगेट क्लास डिफरेंट हो गए। लेकिन अगर यही काम स्ट्रेटिफाइड के फोल्ड के अंदर अगर आप करते हैं, तो स्ट्रेटिफाइड के फोल्ड जब टारगेट क्लास बनाता है, यानी जो इसको डिवाइड करता है, तो उसकी कोशिश होती है कि डिवाइड इस तरह करे कि हर टारगेट क्लास में जो 0 और 1 का रेशियो पाया जाता है, अगर 6 और 60-40 है, तो दूसरे पोर्शन में भी 60-40, थर्ड में भी, फोर्थ में, फिफ्थ, सब में इस तरह का रेशियो जो वो एग्जिस्ट करता है। तो ये दोनों में वाज़ेह फ़र्क है। इस तरह से फ़ायदा ये होता है कि आपके अंदर, आपके डेटा मॉडल के अंदर से बायसनेस और मज़ीद हट जाती, कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपका रिजल्ट ओवर फिटिंग में से निकल जाता है। अच्छा जी, नेक्स्ट है जो कि नॉर्मली हम इस्तेमाल तो अपने इस डेटा सेट जो हम यूज़ कर रहे हैं इसमें बहुत कम ही करते हैं, बायोमेट्रिक्स डेटा सेट में बहुत इस्तेमाल होता है। तो इसमें हमें B1 आउट में ये नहीं बताना होता कि आप कितने फोल्ड करेंगे, उसमें तो डिफ़ॉल्ट है कि आप एक डेटा अलग करेंगे और बाकी रिमेनिंग से जो है वो आप जो है वो मॉडलिंग कर रहे होंगे। तो ये काफ़ी कॉस्टली भी है क्योंकि वर्किंग काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ती है। तो लीव वन आउट मॉडल सिलेक्शन देखिए, सिंपल लिखा हुआ है लीव वन आउट, ठीक है। और लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो हमारा मॉडल बनाया है हमने, सिंपल। उसके बाद हमने कहा मॉडल सिलेक्शन डॉट स्कोर, ठीक है। और इसमें हमने लिखा है मॉडल जो आपने बनाया है वो है मॉडल्स NOOCB, यानी लॉजिस्टिक रिग्रेशन। X1 Y1 हमारा डेटा सेट है, और जो क्रॉस वैलिडेशन टेक्निक है वो इस वक्त हमारे पास लीव वन आउट मेथड है। अच्छा, अंदर पैरामीटर कुछ भी इसलिए नहीं दिया कि क्योंकि इसने एक डेटा को अलग और बाकी को रिमेनिंग करके टेस्ट करना है, तो इसी तरह वो करेगा और कई रिजल्ट्स इसके अंदर आएंगे। यानी अगर हम इसका रिजल्ट डायरेक्टली हासिल करते हैं ना रिजल्ट के अंदर, तो इसके रिजल्ट्स में, यानी जो ये रिजल्ट आपको नजर आ रहा है, इसको आप देखेंगे तो डेटा साइज के बराबर आउटपुट इसके अंदर आ रहे हैं, एक कम होगा खाली। तो डेटा साइज के बराबर इसके अंदर आउटपुट आ रहा है क्योंकि हर डेटा को ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किया गया। तो इस वजह से उसका मीन ले लिया जाएगा, मीन लेंगे तो आपको उसकी एक्यूरेसी पता चल जाएगी। इन्होंने कहा कि जो डेटा हमने यूज़ किया है इस वक्त लीव वन आउट भी जो है हमारी एक्यूरेसी जो है 76.82 ऑलमोस्ट वही दे रहा है जो हमारा के फोर्ड। इससे पता चलता है कि हमारा डेटा जो है कि मॉडलिंग जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो मॉडलिंग कर रहा है वो अंडर फिटिंग के अंदर कहीं स्टक है क्योंकि इसका रिजल्ट इम्प्रूव नहीं हो पा रहा। तो जब एक्यूरेसी इसकी कम है तो इसका मतलब ये है कि कहीं अंडर फिटिंग कई भी जो आपके हो सकता है कि आपका डेटा की तादाद कम हो सकता है कि आपके एट्रीब्यूट्स कम हो। तो इन चीज़ों को हमें कैटर करना पड़ेगा ताकि इसके रिजल्ट जो है वो इम्प्रूव, या प्री प्रोसेसिंग अच्छी नहीं की गई है, तो इन चीज़ों को हमें सामने रखते हुए इस काम को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। अच्छा जी, रिपीट रैंडम टेस्ट। रिपीट का मतलब ये है कि जब आप कहते हैं ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करते हैं ना, टेस्ट ट्रेन स्प्लिट जो कर रहे होते हैं, तो इसमें अब देखें ये सब ऑफशूट्स हैं, जो स्टैंडर्ड है वो मैंने आपको करा दिए, यानी के फोल्ड करा दिया, लीफ वन आउट करा दिया, इसी तरह से तीसरा पहला मेथड होल्ड आउट करा दिया, तो सबके कोड आपके सामने मौजूद है। रिपीट का मतलब ये होता है कि आपके पास एक डेटा है और आपने कहा कि मैं रैंडमली यहाँ से पिक कर लूँगा। आपने पिक कर लिया, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में एक ही डिवीजन होती है ना, ट्रेन टेस्ट में आपने एक डिवीजन कर ली रैंडम उठा के। वो कहता है कि ये जो आपने की है इसमें हो सकता है कि बहुत अच्छा तरीके से जो है वो स्प्लिट ना हुआ, तो आप इस काम को इसी तरह की स्प्लिटिंग 3-4 दफ़ा कर लें। रिपीट का मतलब है वही के फोर्ड जो है ना, तो के फोर्ड तो ऑलमोस्ट इंश्योर करता है सब में, लेकिन रिपीट जो है बेसिकली वो जो है वो बैगिंग की तरह काम करता है और इसमें ओवरलैपिंग हो सकती है। अगर आप 5 या 6 रिपीट दे देंगे तो इस तरह की डिफरेंट डिफरेंट सिलेक्शन हो जाएगी, यानी पहली सिलेक्शन हो गई, दूसरी सिलेक्शन हो गई, तीसरी सिलेक्शन हो गई, इस तरह के डिफरेंट रैंडमली डिफरेंट सिलेक्शन 5 सेट बना लेगा वो। इसी डेटा के 5 ऐसे नहीं बना रहा बल्कि रैंडम, जैसे बैगिंग जैसे मैंने कहा था उस तरह का काम ये जो है वो कर रहा है। तो 5 डिफरेंट मॉडल्स ये डिज़ाइन कर देगा। 5 डिफरेंट मॉडल डिज़ाइन करने पर हर एक का रिजल्ट वो कैलकुलेट करेगा और उसके बाद उसका मीन भी ले जाएगा। तो दिस इज डिफरेंट फ्रॉम के फोर्ड, दिस इज इक्वलेंट टू बैगिंग टेक्निक ना, तो बैगिंग टेक्निक के इक्वलेंट है ये। तो उस बेसिस पे इसने यहाँ पे कहा कि अगर हम रिपीट का मेथड यूज़ करेंगे तो इसने यहाँ पे यूज़ तो नहीं किया रिपीट, रिपीट अगर हम वो कह रहे हैं तो रिपीट यूज़ कर लें, लेकिन कोड मेरे ख्याल है रिपीट का नहीं लिखा इसने, कोड जो है वो रिपीटेड शफल्ड स्प्लिट का लिखा है इसने। शफल्ड स्प्लिट थोड़ा सा डिफरेंट मेथड है। दिस टेक्निक इज हाइब्रिड
हो सकता है कि हेडिंग और इसमें ज़रा कंफ्यूज हो रहा हूँ। अच्छा दोबारा देख लेते हैं। दिस टेक्निक इज हाइब्रिड ट्रेडिशनल ट्रेन टेस्ट स्प्लिट एंड के क्रॉस वैलिडेशन। अच्छा ये वर्ड रिपीट है और इसके हो सकता है कि मैंने हेडिंग गलत ना लगाती हूँ, तो बस अभी आप जो मेथड हम पढ़ने जा रहे हैं उसके टाइटल को तो आप छोड़ दें, लेकिन जो यहाँ पर है वो शफल्ड मेथड है। यानी दिस टेक्निक इज हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब ये है कि दो मेथड इस्तेमाल करके एक मेथड बनाया गया है। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट भी किया जाएगा और के फोल्ड भी लगाया जाएगा, यानी एक रिजल्ट तो ट्रेन टेस्ट से निकाला जाएगा और एक रिजल्ट जो है वो के फोल्ड से निकाला जाएगा। तो इन दोनों के रिजल्ट को जो है वो आपस में मीन करेंगे। तो कहते हैं द टेक्निक इज हाइब्रिड ऑफ द ट्रेडिशनल ट्रेन टेस्ट स्प्लिट एंड द के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन मेथड। In this technique, we create random split of the data in the training test set manner, जो हम करते रहे हैं, and then repeat the process। उसके बाद repeat करेंगे, इसलिए word repeat use कर रहा है, repeat करेंगे process of the splitting and evaluating the algorithm multiple times। और इस तरह के हम काम को multiple times repeat करेंगे, just like the cross validation की तरह से। यहाँ पे जो वर्ड यूज कर रहे हैं वो है के फोल्ड, मॉडल सिलेक्शन, शफल्ड, एन स्प्लिट 10, टेस्ट साइज 30 और दिस। और उसके बाद कहता है कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगाना हमें, और देखें स्प्लिट का साइज भी दिया हुआ है इन्होंने यहाँ पे, स्प्लिट कितने करना है, के फोल्ड लगेगा इसमें, और टेस्ट साइज भी दिया है जो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करेगा। तो शफल्ड के अंदर दोनों हमने ऑप्शन दिए, के फोल्ड भी दिया इसको हमने, और इसके साथ साथ हमने यहाँ पर इसको ट्रेन टेस्ट साइज भी दिया है, यानी टेस्ट साइज। तो दोनों तरीके से ये काम करेगा। उसके बाद उसके हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन अप्लाई किया, और यहाँ पर इसने कहा मॉडल सिलेक्शन क्रॉस वैलिडेशन, और उस बेसिस से मॉडल शफल्ड, ये जो हमने यहाँ पे मॉडल सिलेक्शन की हुई है, x1 y1 डेटा है, और के फोल्ड 2 मेथड हमने दो को मतलब दो डिफरेंट मेथड आपस में इस्तेमाल हो रहे हैं। उसके बाद उसकी एक्यूरेसी निकाली, तो इसकी एक्यूरेसी काफ़ी कम हो गई है, कहता है 74.76% इसकी एक्यूरेसी आई है, जो कि इस वक्त बेहतर नहीं है। इसमें एक बात जो कंफ्यूज कर रही है मुझे, मैं थोड़ा सा इसके अंदर रिपीट का मतलब तो ये है, इन्होंने रिपीट का वर्ड जो यूज़ किया है वो हाइब्रिड के लिए ही किया है, और एक को करने के बाद इस स्टेप को दोबारा रिपीट कर रहा है। तो इस वजह से दो डिफरेंट मॉडलिंग स्कीम के रिजल्ट को आपस में मिला के रिजल्ट जो है वो शो किया जा रहा है, इसलिए इन्होंने यहाँ पर रिपीट को वर्ड इस्तेमाल किया। तो ये सब सारे ऑफ शूट्स हैं। एक्चुअल में हमारे पास जो मेथड्स हैं वो तो वो 4 ही हैं जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया, लेकिन इससे रिजल्ट जो है वो थोड़ा सा कम हो गया। इसका मतलब ओवरऑल भी देखें तो हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा, जिसकी वजह से हमें इसको अंडर फिटिंग पे मेहनत करनी पड़ेगी। दिस इज अबाउट द क्रॉस वैलिडेशन। कोड सारे मैंने आपको समझा दिए, कुछ कोड चला दिए, कुछ स्लाइड्स के अंदर मौजूद है वो आप चला देंगे। और नॉर्मली अगर हम बायोमेट्रिक्स पे काम नहीं कर रहे हैं और सिंपल डेटा के ऊपर काम कर रहे हैं, तो वो आप के फोल्ड मेथड को ज़्यादा प्रेफर कर रहे होते हैं, के फोल्ड मेथड से इसके रिजल्ट्स को हासिल करते हैं। ठीक है जनाब, अब यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछें, फिर वरना मैं सवाल करता हूँ, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं और हम के मीन मेथड को डिस्कस करते हैं क्या है। अच्छा जनाब ठीक है, आवाज़ को सही करने की कोशिश कर लेते हैं। आवाज़ की कोशिश करते हैं, देखो होल्ड करो जब तक आप सवाल सोचें, मैं उसकी इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश। ये एक बार रखना, मशीन लर्निंग नॉट इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड, आप जाएं और मॉडल बनाएं और कर लें। जब आपका मॉडल, जब आपके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे होते हैं, और रिकॉर्डिंग ऑन है, जब आपके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे होते हैं तो आपको इस पर मेहनत करनी होती है। तो जैसे मैंने आपको कहा कि रैंडम फॉरेस्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप अपने जहन में रखें कि आप हाइपर पैरामीटर इस्तेमाल करेंगे। क्रॉस वैलिडेशन ओवर फिटिंग अंडर फिटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, फीचर स्केलिंग जिसे नॉर्मलाइजेशन कहते हैं वो इस्तेमाल की जाएगी। PCA यानी फीचर सिलेक्शन भी इस्तेमाल की जाएंगे। इस तरह के बहुत सारे मेथड हैं, इज़ नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो ये जो मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ, जैसे क्रॉस वैलिडेशन मैंने आज पढ़ाई आपको, एक बेसिक्स आपको समझा दें कि भाई ओवर फिटिंग अंडर फिटिंग को कम करने के लिए, इसके अलावा जो बाइसनेस एग्जिस्ट करती है उसको रिमूव करने के लिए क्रॉस वैलिडेशन इस्तेमाल होती है। तो अब आप इसकी प्रैक्टिस करें, जब भी आप अपने मॉडल बनाएं तो क्रॉस वैलिडेशन को ज़रूर इस्तेमाल करें। अच्छा, उसके बाद आपने हाइपर पैरामीटर इज़ नॉट ओनली द रैंडम फॉरेस्ट, डिसीजन ट्री,
और इस तरह आगे जितने भी नॉन पैरामीट्रिक एल्गोरिथम्स होंगे, जैसे बूस्टिंग के एल्गोरिथम है, ग्रेडियंट बूस्टिंग और रडार बूस्टिंग, इसमें भी आप हाइपर पैरामीटर इस्तेमाल करेंगे। तो इन जगहों पे जो हाइपर पैरामीटर इस्तेमाल होगा उसका मैंने आपको लास्ट क्लास में जो है वो एक लेक्चर दिया था, ताकि आप उसको यूज़ कर सकें। कोड अगर नहीं कराया तो मुझे बताइएगा, मैं कोड भी उसको करा दूँगा, मुझे याद नहीं। अगर मैंने ओवर फिटिंग अंडर फिटिंग की स्लाइड से नहीं पढ़ाया था तो मैं आपको छोटा सा इसकी एग्जांपल्स आपको दे देता हूँ, ताकि आपको अंडर फिटिंग ओवर फिटिंग की एग्जांपल से कुछ समझ आ जाए कि हम अपने डेटा में भी इन चीज़ों को इसी तरह देखते हैं जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है। देखिए, हम बेसिकली ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग की जो डायग्राम बना के समझते हैं वो और इसके जो रेमेडी देखते हैं वो डिफरेंट एल्गोरिथम में डिफरेंट तरीके से की जाती हैं। तो पहले तो हम जनरलाइज ओवर फिटिंग अंडर फिटिंग को समझें, फिर उसके बाद एल्गोरिथम बेस समझने की कोशिश करें और फिर इनकी रेमेडी को देखें कि कौन कौन सी रेमेडीज एग्जिस्ट करती हैं जिससे हम ओवर फिटिंग अंडर फिटिंग को रिमूव कर सकते हैं या सप्रेस कर सकते हैं। तो अगर हम इसका स्टार्ट लेते हैं तो ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग है क्या। सबसे पहली बात तो ये, यानी अगर आपका मॉडल जो है वो ओवर फिट हो जाए तो क्या होगा, अंडर फिट हो जाए तो क्या होगा। और इससे इम्पोर्टेंट बात ये कि आप डिटेक्ट कैसे करेंगे कि आपका मॉडल जो है वो ओवरफिट हो चुका है। तो आप जब तक डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे आप ये नहीं बता सकते कि मॉडल जो है वो ओवरफिट है। तो इसलिए हाँ, दोनों में कर देंगे, रिग्रेशन में भी एग्जिस्ट। देखिए, अभी तो हम जनरलाइज कर रहे हैं, उसके बाद जब मैं डायग्राम बनाऊंगा तो पहले मैं रिग्रेशन के ही बारे में बताऊंगा, उसके बाद फिर क्लासिफिकेशन में, यानी और रिग्रेशन में जो लीनियर रिग्रेशन है उसका इम्प्रूव वर्जन लेसो जो है वो इसीलिए बनाया गया। तो वो मैं आता हूँ, अभी उस पर आता हूँ आस्ते आस्ते इसकी तरफ बढ़। अच्छा जी, when we are working on the machine learning project, we often face situation where we are encountering the unexpected performance or error rate difference between the training set and test set. यानी ट्रेनिंग सेट और टेस्ट सेट के रिजल्ट्स है वो डिफरेंट। अच्छा, एक बात शायद मेरे ख्याल है कि लास्ट क्लास में मैंने आपको पता नहीं समझाई थी नहीं समझाई थी, मैंने आपको ट्रेनिंग एक्यूरेसी लास्ट क्लास में कोड में समझाया था। ट्रेनिंग एक्यूरेसी नहीं, कोड करवाया था ट्रेनिंग एक्यूरेसी का। नहीं, चलो मैं अभी दोबारा से एक दफ़ा उधर लेके जाता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। चलो मैं एक दफ़ा उसको लेके जाता हूँ, ये हो सब कर लेंगे तो यहाँ से याद रहेगा, क्योंकि सारे लोग को भी एक्टिव है नहीं, कुछ पढ़ने कितनी पढ़ कोड करवाए जब भी को करना है तो समझ जाए क्या हो रहा है। अच्छा देखो, यहाँ पर हमने जो मेथड यूज़ किया है वो क्रॉस वैलिडेशन का मेथड है, ये जो हमने यूज़ किया है। अगर मैं यहाँ पे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट पे आ जाऊँगा, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट पे आ जाऊँगा, ठीक, और यहाँ पर एक मॉडल और ले लूँ फ्रॉम sklearn डॉट ट्री बेस्ड मॉडल, इंपोर्ट डिसीजन ट्री क्लासीफायर, तो ये हम ले लेते हैं। अभी मैं बीच की लाइनें छोड़ रहा हूँ, हमने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट जो है वो ये तो मेक क्लासिफिकेशन से किया हुआ है ना, DFD which is equal to pandas यानी ed डॉट रीड CSV, ठीक, और उसके बाद हम यहाँ पे इसको रीड कर लेते हैं, कोटेशन सिंगल कोट डेटा सेट स्लैश डायबिटीज डॉट CSV। अगर किया हुआ है तो ऊपर ही क्यों ना लिखा दूँ, आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत है। पढ़ लेते हैं कितनी देर लगी। DFD डॉट हेड
5 डेटा आपको दिखा देगा। इसमें आउटकम आपका जो है वो टारगेट क्लास है, तो x इज इक्वल टू dfd डॉट ड्रॉप, ठीक है, और ये जगह आउटकम, और इसमें आप एक्सेस दे दो, एक्सेस इज इक्वल टू 1 और y विच इज इक्वल टू dfd विच इज इक्वल टू आउटकम्स। अच्छा जनाब, उसके बाद ट्रेन टेस्ट स्प्लिट अप्लाई करते हैं, तो टी एक्स कॉमा टी ई एक्स कॉमा टी वाई कॉमा टी ई वाई विच इज इक्वल टू ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, और ये आप देते हैं इसको कैपिटल एक्स कॉमा वाई कॉमा टेस्ट साइज विच इज इक्वल टू 0.3 कॉमा, यहाँ पे आप रैंडम स्टेट भी दे दें, आपने रिजल्ट्स ले लिया, स्प्लिट का एस छोटा कर दें। अब आप इसकी मॉडल बना दें, मॉडल, ठीक है, मॉडल विच इज इक्वल टू आपने मॉडल कंसंट्रेशन का मॉडल बनाया, मॉडल डॉट फिट, आपने इसको फिट कर दिया टी एक्स कॉमा टी वाई के लिए, ये मॉडल जो है वो फिट हो गया। इसको आप कुछ इटरेशन बढ़ा दें इसकी, मैक्स आई टी आर इज इक्वल टू 200, ये आपने कहा 200 पे चल गया। उसके बाद आप देखिए इसका एरर खत्म हो गई, क्योंकि ऑपरेशन पूरी हो चुकी थी, ये पहुंचा नहीं था अपनी थीटास के ऊपर, तो हमने इसको 200 कर दिया। अब आप मॉडल को कब फिट करने प्रिडिक्ट करेंगे, तो आप कहेंगे प्रिडिक्ट लॉजिस्टिक रिग्रेशन विच इज इक्वल टू मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, और प्रिडिक्शन के अंदर आ देंगे टी ई एक्स, प्रिडिक्शन आ गया। और उसके बाद आप प्रिंट कर लेंगे, प्रिंट क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, और यहाँ आप दे देंगे प्रिडिक्ट एल आर कॉमा टी ई वाई, या क्या प्रिडिक्शन रिपोर्ट जो है जनरेट हो जाएगी। क्लासिफिकेशन रिपोर्ट इज नॉट डिफाइंड, पर किया तो था हमने डिफाइन, यहाँ पे मॉडल मैट्रिक्स में कर देते हैं, फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिक्स इंपोर्ट क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, किया इसे रिपोर्ट का 8 छोटा होता है। अच्छा जनाब, ये आ गया रिपोर्ट, ठीक है, ये आपका रिजल्ट है। ये जो रिजल्ट है ये टेस्ट रिजल्ट है। अगर हमें ट्रेनिंग रिजल्ट चाहिए ना, तो आप यहाँ पे प्रिडिक्ट ट्रेनिंग रिजल्ट क्या होता है, देखिए टेस्ट रिजल्ट 76 आ रहा है आपका। ट्रेनिंग रिजल्ट क्या होता है कि आपने मॉडल भी ट्रेन किया एक स्पेसिफिक डेटा के ऊपर, और उसी को बाद में टेस्ट कह दिया आपने, अनसीन कह दिया, और प्रिडिक्शन के लिए भेज दिया, तो मॉडल ऑलरेडी ट्रेन उसी पे हुआ है और टेस्ट भी उसी पे कर रहे हैं आप, तो इसका मतलब एक्यूरेसी तो बहुत अच्छी आनी चाहिए। तो वही देखने जा रहे हैं कि प्रिडिक्ट अगर हम ट्रेन कर लेते हैं तो हमारा मॉडल डॉट फिट, ठीक है। अब देखिए मैं फिट के अंदर पहले टी एक्स सॉरी प्रिडिक्ट लिखना चाहिए, प्रिडिक्ट फिट तो किया हुआ है प्रिडिक्ट, और अब हम अगर यहाँ लिखते हैं तो पहले टी ई एक्स लिखा था, अब टी एक्स लिखें, टी एक्स से ही मॉडल बनाया भी और टी एक्स को ही प्रिडिक्ट करवा लिया, अब आपके पास प्रिडिक्ट आ गया। अब इसको हम प्रिंट कर लेते हैं क्लासिफिकेशन एक्यूरेसी, क्लासिफिकेशन एक्यूरेसी जो है सॉरी क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट जो है अब हम किसका लेंगे, यहाँ पर लेंगे प्रिडिक्ट टी का, ठीक है, प्रिडिक्ट टी का, और इसके करस्पॉन्डिंग जो आंसर हमारे मौजूद है वो टी वाई पे है, टी वाई नहीं है टी वाई, क्योंकि ट्रेनिंग डेटा का आंसर टी वाई के अंदर एग्जिस्ट करता है।
अगर इसका रिजल्ट निकालें तो आपके पास रिजल्ट जो है ये आ जाए। ठीक, तो इस वक्त हमारे पास जो पहले एक्यूरेसी थी वो थी 76 ट्रेनिंग की, और टेस्ट की, और ट्रेनिंग एक्यूरेसी जो आ रही है आप, ठीक है, नहीं आसिफ साहब, अब हम निकाल रहे हैं ये जो 85 नंबर लाइन है ना, इसमें हम निकाल रहे हैं ट्रेनिंग एक्यूरेसी, ये ध्यान में रखो ना। और यहाँ हम निकाल रहे हैं, इस जगह निकाल रहे हैं टेस्ट एक्यूरेसी। ठीक है, ये फर्क है ना, ट्रेनिंग एक्यूरेसी में प्रिडिक्ट में टीएक्सी आएगा ना, इस वजह से टीएक्सी है। अब इन दोनों की वजह क्या है, देखें आपका मॉडल ट्रेनिंग के लिए ट्रेन हुआ, ट्रेनिंग में फिट को चेंज नहीं कर रहे हम, ट्रेन तो इसी से हुआ है, यानी जो डेटा आपके पास टीएक्स था और जो इसके करस्पॉन्डिंग टीवाई था, इससे आपने ट्रेनिंग तो करा ली मॉडल की, फिर बाद में इसी को इस मॉडल को दिया कि तुम मुझे ही टेस्ट करो, तो मॉडल जो ट्रेन हुआ है उस मॉडल ने, जो ट्रेनिंग की है उस मॉडल ने आपको रिजल्ट बता दिया कि आपका रिजल्ट जो है वो, तो देखिए इस वक्त आपकी टेस्ट एक्यूरेसी, जो उसको अनसीन डेटा कहते हैं, उस पर एक्यूरेसी 76% है, और जो इसने देख लिया था जिस पे मॉडल बनाया था उस पर 79 है। बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है इसमें। जब इस तरह से हो कि दोनों अप्रोक्सीमेटली, यानी टेस्ट डेटा और ट्रेन डेटा एक ही साथ एक ही पेज पे हों और लो हो, जैसे 76% है, एक्चुअल तो 99% हो जाता है ना इसको, लेकिन 76% है, और दोनों ट्रेनिंग भी और टेस्टिंग भी, तो इसका मतलब है आपका मॉडल अंडर फिटिंग में फंसा हुआ है, जो मैं शुरू से कह रहा हूँ, अंडर फिटिंग इसकी मसाइल में है। यानी आपका मॉडल, कह रहा हूँ डेटा सेट के ऊपर कोई बात नहीं हो रही, आपका मॉडल, तो ये भी हम पढ़ेंगे, तो मैं ये समझाने यही जा रहा हूँ कि हमें डेटा से नहीं बल्कि रिजल्ट से पता चलता है कि इस वक्त हम अंडर फिटिंग में स्टक हुए हैं या ओवर फिटिंग में। अगर मैं आपको इसी को ना डिसीजन ट्री पे चला के दिखाऊं, यानी डिसीजन ट्री अगर हम रन करते हैं, तो मिसाल के तौर पर अगर हम कहें यहाँ पे कि मॉडल, ठीक है, विच इज इक्वल टू डिसीजन ट्री क्लासीफायर, ठीक है, और हम डिसीजन ट्री क्लासीफायर को रन कर देते हैं। ऊपर हमने डिसीजन ट्री नहीं दिया क्या? दिया तो है, मिस्टेक आ गई होगी। ठीक, ये आ गया आपको डिसीजन ट्री मॉडल। फिर आपने कहा मॉडल डॉट फिट, अब आप फिट करते हैं डॉट, एक है टी एक्स कॉमा टी वाई, आपने मॉडल बना दिया। उसके बाद आपने कहा मॉडल, इसके प्रिडिक्ट रिजल्ट निकालना है, तो प्रिडिक्ट डिसीजन ट्री विच इज इक्वल टू, अभी टेस्ट रिजल्ट पे जा रहे हैं, तो आपने कहा कि मॉडल डॉट प्रिडिक्ट विच इज इक्वल टू टी ई एक्स, ये आपने प्रिडिक्शन दे दी। फिर आपने कहा क्लासिफिकेशन प्रिंट क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, अब आपने क्लासिफिकेशन रिपोर्ट डिसीजन ट्री की ले रहे हैं, तो आप कह देंगे कि मेरे पास एक तो है प्रिडिक्ट टी टी कॉमा, एक है टी ई वाई, इसकी क्लासिफिकेशन रिपोर्ट में तो आपके पास 66% रिजल्ट आ रहा है, यानी इस वक्त मॉडल जो है वो 66% रिजल्ट दे रहा है टेस्ट के ऊपर। अब अगर मैं डिसीजन ट्री पे ट्रेनिंग डेटा पे देखता हूँ क्या रिजल्ट है, तो आप कहते हैं कि प्रिडिक्ट ट्रेनिंग, ठीक है, प्रिडिक्ट ट्रेनिंग टी भी लगा देते हैं ताकि बेचारे से डिफरेंट हो जाए। तो आपने कहा ट्रेनिंग में क्या करना पड़ेगा, हमें मॉडल प्रिडिक्ट करना पड़ेगा। मॉडल प्रिडिक्ट किस पे करेंगे, मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, और ये आ जाएगा टी एक्स के ऊपर। अब आपने अपने ही ट्रेन डेटा के पे मॉडल, जो आपने मॉडल अभी बनाया था उस पर आपने उसको ट्रेन कर लिया। उसके बाद आप इसकी क्लासिफिकेशन रिपोर्ट ले लें, तो प्रिंट क्लासिफिकेशन रिपोर्ट विच इज इक्वल टू, अब आप यहाँ पे लिखेंगे प्रिडिक्ट टी कॉमा टी टी एक्स टी वाई, ये आपको रिपोर्ट दे देगी। देखें ये वो है, दोनों में वाज़े फ़र्क है, दोनों मॉडल, यही समझाना चाहते हैं कि आपको एक्चुअल में नज़र आए ना जब आप अपनी प्रोग्राम को कर रहे हो। जब आप लॉजिस्टिक रिग्रेशन पे थे तो आपका मॉडल
जो ट्रेनिंग एक्यूरेसी दे रहा था और आपका मॉडल जो टेस्ट एक्यूरेसी दे रहा था, ये दोनों वाज़ेह एक ही पेज पे थे और दोनों अच्छे रिजल्ट। हाँ, अगर दोनों एक ही पेज पे हो 90+ रिजल्ट तो आप कहेंगे अच्छा रिजल्ट है, लेकिन दोनों जो है वो अच्छे पेज पे नहीं थे। तो पहले सवाल देख लूँ भाई, कुछ सवाल आए हैं। हाँ, ठीक है। तो इस वक्त ये लॉजिस्टिक डेटा सेट तो सेम ही था ना, तो डेटा सेट सेम होने के बावजूद लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो है वो अंडर फिटिंग में फंसा हुआ है। तो अंडर फिटिंग का पहला सोल्यूशन जब भी हम पढ़ने जाएंगे वो यही कि आप मॉडल को चेंज कर दें। मॉडल चेंज करके देखें तो शायद आपका मसला जो है वो हल हो जाए। हमने मॉडल चेंज कर लिया। जब हमने मॉडल चेंज किया और हम मॉडल चेंज करके डिसीजन ट्री क्लासीफायर पे पहुंचे, तो डिसीजन ट्री क्लासीफायर ने टेस्ट रिजल्ट तो उससे भी बुरा दिया 66। खैर हमने कोई पैरामीटर भी पास नहीं किया, अगर हम कोई पैरामीटर पास करते तो शायद बेहतर हो जाता हमारा रिजल्ट, लेकिन चलो 66 पे फंसा। लेकिन मॉडल का ट्रेनिंग एक्यूरेसी आप चेक करें, वो है 100%। जब इन दोनों में वाजे फ़र्क हो कि ट्रेनिंग एक्यूरेसी जो है वो बहुत हाई फाई किस्म की ट्रेन हो जाए और अपने डेटा के लिए 100% एक्यूरेसी या उसके नियरेस्ट दे रहा हो, और टेस्ट डेटा अनसीन डेटा को वो पहचानने से इनकार कर दे, तो ऐसे सिचुएशन को हम कहते हैं कि आप ओवर फिटिंग में फंस गए। ये टेक्निकली यानी आप टेस्ट डेटा के लिए एक स्पेसिफिक रेंज में चले गए, लेकिन ट्रेन डेटा जो है वो आपका बहुत हाई चला गया। तो इस तरह का जो डिफरेंस आता है इसको आप कहते हैं ओवर फिटिंग में आप फंस गए। तो अंडर फिटिंग ओवर फिटिंग को देखने के लिए आपको कोड के थ्रू देख सकते हैं। आप डेटा देख के नहीं देख सकते, डेटा को रीड करके नहीं बता सकते, इसका विजुलाइज नहीं कर सकते। जब तक आप इसको टेस्ट डेटा के लिए रन नहीं करेंगे ओवर फिटिंग अंडर फिटिंग को डिस्कस